हेतु प्रेरित करना। कोई बड़े भारी काम नहीं है, सारे काम एक एक स्पष्ट तौर पर डिवाइडेड हैं। जैसे राजा के द्वारा राजा को जो कार्य दिए जा रहे हैं उन कार्यों को करने के लिए संकट काल में भी कई बार राजा सोचता है कि मैं इस संकट काल में धर्म का आचरण करूंगा या नहीं करूंगा। आगे देखें। अब ये तो हो गए जो प्रजाजनों के संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना। उसके अलावा देखें को परामर्श देना तथा उनके कार्यों पर भी, क्योंकि ये सीधे सीधे विदेश नीति से संबंधित हैं तो इनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उनके कार्यों का भी समय समय पर निरीक्षण करना। ये कुछ काम हैं जिनके आधार पर हम जो शासक है उसके दायित्वों को बांट दिया है हमने। अब राजा क्या करेगा? राजा सिर्फ छोटी सी मात्रा में क्या करेगा कि छोटी से मंत्री परिषद के कार्यों का निरीक्षण कर लेगा। और ये मंत्री परिषद अपने से निम्न स्तर के कार्यों का निरीक्षण करेंगे, अधिकारी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो इस तरह से कर्मचारी अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होंगे, अधिकारी मंत्रियों के प्रति जवाबदेह होंगे और मंत्री राजा के प्रति जवाबदेह होगा और राजा प्रजा या प्रशासन के प्रति ये जो राजकाज है या उसका जो राजधर्म है उसके प्रति जवाबदेह होगा। यानी अधिकार और दायित्व नीचे जैसे जाते जाएंगे उनके दायित्व और कार्यों में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी, विस्तार लेते जाएंगे। और जैसे नीचे से उत्तरोत्तर जाते जाएंगे तो कार्यों के दायित्व में वृद्धि होगी। वृद्धि होने का मतलब मानसिक दबाव ज़्यादा आता जाएगा। कोई कर्मचारी कार्य करे या नहीं करे, उसके ऊपर जो सुपरविजन करने वाले हैं उनका दायित्व है कि वो उसका समय समय पर निरीक्षण करें, जिससे कि वे अपने कार्य को करने के लिए क्या रहे? तैयार रहे। अगर वही निरीक्षण ठीक से नहीं कर पाएंगे तो शायद नीचे वाले व्यक्ति में भी आलस या कामचोरी या किसी राजद्रोह की भावनाएं विकसित हो सकती है। तो जैसे ऊपर जाएंगे तो उनका दायित्व होगा अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना। अगर वह कार्य उचित प्रकार से करेंगे तो नीचे वाले स्तर के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वे अपने दायित्वों से कभी भी पीछे नहीं हट सकेंगे। आगे चलते हैं। अब मनु का एक सेंटेंस है, आप खुद देखिए। वो ये कहते हैं कि जिस राज्य में मंत्रियों सहित राजा के होते हुए भी, मनु के अनुसार जिस राज्य में मंत्री सहित राजा को राज्य करते हुए मंत्री सहित राजा के जिस राज्य में होते हुए प्रजा चोरों से पीड़ित है या चोरी से पीड़ित है, वह राजा मृत है। वह राजा मृत है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर किस किस का दायित्व निर्धारित कर दिया गया? मंत्री का और राजा का भी। अगर आप शासक हैं, उस राज्य में मंत्री परिषद भी है और उसके बावजूद प्रजा को चोरी जैसे अपराधों से पीड़ित होना पड़ रहा है या चोरी जैसे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ का राजा होते हुए भी वह राजा कैसा है? मृत है।
यानी इस प्रकार राजा के दायित्वों का निर्वहन किया गया है कि मंत्रिपरिषद भी उत्तरदायी है और राजा भी उत्तरदायी है किसके लिए, प्रजा के कार्यों के लिए या प्रजा के आराम के लिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर इसका मतलब राजा जैसी कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। तो ये मनु ने कहा और इस सेंटेंस के आधार पर उसके कार्यों का डिवाइडेशन कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए मंत्रिपरिषद का कार्य महत्वपूर्ण माना गया है किसी भी राज्य में। अब आगे चलते हैं। अधिकारियों पर, प्रजाजनों के कार्यों पर, यानी इसको क्या कहें हैं, धर्म संकट भी कह सकते हैं। धर्म संकट के समय नियुक्ति संबंधी कार्य है, ठीक है। तो राजा अगर जिंदा है तो उसे जिंदा होने का एहसास भी करवाना चाहिए। अब आगे हमारा अगला बिंदु है कार्य प्रणाली। मंत्रिपरिषद की कार्य प्रणाली। अब देखो आप एज ए किंग इफ यू थिंक अबाउट योर स्टेट देन यू विल बी टॉक योर मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल्स पर्सन इंडिविजुअली और जॉइंटली, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दो तरह से राजा को मंत्रिपरिषद के कार्यों का कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो बातें, व्यक्तिगत या व्यक्ति से मिलना चाहिए और व्यक्ति से कुछ मामलों का निर्णय करना चाहिए, और कुछ मामलों में राजा को व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने के बजाय सामूहिक रूप से चर्चा करनी चाहिए। यानी जैसा संकट हो राजा को उसी प्रकार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का निर्वहन करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कार्य प्रणाली की। तो सबसे पहले देखें मनु ने शासक को मंत्रिपरिषद के विषय में दो सुझाव दिए हैं। पहला, शासक द्वारा संकट काल के समय या शासक के द्वारा मंत्रिपरिषद के साथ व्यक्ति से मुलाकात करनी चाहिए, व्यक्ति से चर्चा करनी चाहिए। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। कैसे विषयों में करनी चाहिए? संकटकालीन परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थितियों में व्यक्ति से, लेकिन प्रत्येक मंत्री के साथ, व्यक्ति से प्रत्येक मंत्री के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। तत्पश्चात स्वयं विवेक से निर्णय करना चाहिए।
ये पहला सुझाव दिया है किसने? मनु ने। किसके संदर्भ में? मंत्री परिषद से कार्यप्रणाली के अनुसार बात करने के लिए। ठीक है, दूसरा सुझाव देखो, साथ साथ चल रहे हैं भी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से समझते चले। विषय मैंने बता दिया, विषय कोई भी हो सकता है संकट काल के समय। दूसरा देखिए, दूसरा सुझाव, मनु के मतानुसार मनु के मतानुसार शासक को मंत्री परिषद से के साथ सामूहिक रूप से चर्चा करनी चाहिए। किन विषयों में? सामान्य विषयों में। सामान्य विषयों के संदर्भ में ऐसी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, यानी मनु एकदम व्यवहारिक बात करते हैं कि व्यक्ति से संकट काल कैसा भी हो सकता है, युद्ध हो रहा हो, आक्रमण हो रहा हो, या राजा को फैमिली मैटर हो, या राजा का कोई पर्सनल मैटर हो, ऐसे समय में तो राजा को व्यक्ति से चर्चा करनी चाहिए और प्रत्येक मंत्री के साथ ऐसी चर्चा कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि अगर कोई सामान्य हित का विषय हो, जैसे कोविड चल रहा है, तो कोविड चल रहा है तो ऐसे समय में स्वास्थ्य मंत्री से भी को लेकर चर्चा कर ले, आर्थिक वित्त मंत्री को लेकर चर्चा कर ले, विदेश मंत्रियों को, सबको लेकर चर्चा कर ले कि किस तरह से इस समस्या पर समाधान किया जाता है। तो ये तो लोकतंत्र है, तो यहाँ पर अलग परिस्थितियाँ हैं। राजतंत्र में सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होते हुए भी अंतिम जिम्मेदारी किसकी मानी जाती थी? शासक की। इसलिए शासक को जिम्मेदार मानते हुए उसे मंत्री परिषद में किसी तरह की कोई यूनिटी स्थापित ना हो जाए, उस यूनिटी से बचने के लिए या किसी तरह का कोई विरोध खड़ा न हो जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को जानना भी आवश्यकता, और तो इसलिए व्यक्ति से चर्चा करनी चाहिए कई मामलों में। और जिन मामलों में यानी सामान्य जो विषय हैं, उन सामान्य विषयों में सामूहिक रूप से बैठकर चर्चा कर लेनी चाहिए। इससे जो भी मत है या प्रजा के जो विचार हैं, प्रत्येक मंत्री अपने क्षेत्र विशेष या अपने मतानुसार, अपने फॉलोअर्स जिनको कह सकते हो, उनके विचारों को वहाँ रखने का प्रयास करता है। तो कार्यप्रणाली हो गई मंत्री परिषद की, इसको ध्यान से देखें आप। अपने विचारों को आप भी अपने पास, अभी तो विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात है। विचार व्यक्त करने का जब मौका आएगा तो आप अपने विचारों को व्यक्त करें, आपके हित में जो विचार हैं उनको। ठीक है, अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है मंत्री परिषद की कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करते हैं। कार्य प्रणाली हो गई गोपनीयता। आप क्या चर्चा करते हैं, किस विषय में चर्चा करते हैं, इसकी योग्यता या इसका जो प्रभाव है, उसका एक सेंटेंस दिया है मनु ने। ये एक सेंटेंस ही काफ़ी है मंत्रणा की महत्व बताने के लिए। देखें, जिस शासक के मंत्र को इस तरह से लिखे जैसे मैं लिख रहा हूँ, कोई नहीं जान पाता, वह कोश से हीन होने पर भी, कोश से हीन होने
पर भी संपूर्ण पृथ्वी को भोग लेता है। पृथ्वी को भोगता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मिस्टर मनु क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने मन में, हमारे यहाँ कहते हैं ना, किसी की कोई बात पचती नहीं है, पेट में नहीं रहती है, और अगर आपको राजा बना दिया तो आपके बारे में सब अपने आप ही जान जाएंगे कि इसके पास कुछ है या नहीं। और अगर आपके मन में किसी बात को छुपाने की कैपेसिटी है तो फिर आपसे कोई भी राज नहीं उगलवाया जा सकता। तो ये मनु का जो सेंटेंस है इसको दिमाग में बैठा के रखें कि अगर आपके मंत्र को कोई नहीं जान पाता तो आप राजा होते हुए, आप पोस्ट से हीन होते हुए भी इस संपूर्ण पृथ्वी का क्या कर लेते हैं, भोग कर लेते हैं, या इस पृथ्वी को भोग लेते हैं। ऐसा मिस्टर मनु कह रहे हैं। अर्थार्थ दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, राज्य के वैभव को, राज्य वैभव को बढ़ाने या सुरक्षित रखने में मंत्रों की गोपनीयता, मतलब विचारों की या किसी राज्य की गोपनीयता महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आवश्यकता है। अब इसको आप समझ ही गए होंगे कि अगर आज जासूस को पता लग जाए कि भारत के पास हथियार नहीं है, या भारत की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, या भारत में गृह युद्ध होने की संभावना है, या वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वे कल इस्तीफा देने वाले हैं, या जो कुछ भी, जो भी राज की बात है, या फिर पता लग जाए कि राहुल गांधी के द्वारा जो पार्टी खड़ी की गई है, जिसका अध्यक्ष बने, उन्होंने किसी राष्ट्र से, चाइना से भी चल रहा है कि चाइना से कांग्रेस का क्या रिलेशन है, चाइना को सपोर्ट क्यों करती है कांग्रेस, या चाइना वाले कांग्रेस का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई राज होगा, ऐसा हो सकता है। वो राज ओपन हो जाए तो कांग्रेस का जो बचा कुछ अस्तित्व है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी राज्य के बारे में, जैसे पुराने समय में होते थे कि आपको पता है कि मुस्लिम शासकों ने जब भारत पर अटैक किया तो उन शासकों ने उस राज्य के किसी राज्य को ढूंढ लिया, पहचान लिया, पकड़ लिया, और उसके परिणाम स्वरूप उनके और उस राज्य के बीच में जो संबंध थे उनमें महत्वपूर्ण योगदान उस व्यक्ति ने निभाया। या तो पता लग गया कि ये व्यक्ति कमज़ोर है तो वह भी मंत्र पता लग गया, यानी इस अधिकारी या सरदार को अपने पक्ष में मिला लेंगे तो उस राज्य को जीतना आसान हो जाएगा। तो ये मंत्र भी अगर किसी व्यक्ति को पता लग गया, या किसी राज्य का कोई गुप्त राज हो, रास्ता हो, अगर उसकी भी जानकारी किसी शत्रु को हो जाती है तो वह आक्रमण करके उस गुप्त मार्ग से उस राज्य में प्रवेश कर उसको लूट सकता है, उसको नष्ट कर सकता है। तो ऐसे अर्थ के क्षेत्र में कोई ना कोई राज हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में हो सकता है, धार्मिक क्षेत्र में हो सकता है, सैनिक क्षेत्र में कोई राज हो सकता है। तो अगर ऐसे राज राजा के द्वारा छुपाए नहीं जा सके तो उस राष्ट्र को समाप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर शासक इन गुप्त बातों को या गुप्त रहस्यों को छुपाने में सफल हो जाता है तो वह सभी प्रकार से अपने राज्य को उन्नति के शिखर पर ले जा सकेगा। आगे देखें आप, स्थान कौन सा होना चाहिए मंत्रणा के लिए? स्थान सीधी सी बात है, मंत्रणा के लिए स्थान होगा निर्जन वन, निर्जन व एकांत वन, या कोई महल आदि स्थान मंत्रणा के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। मंत्रणा के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है समय। किस समय की जानी चाहिए मंत्रणा?
अब आप बात करें कि आज आधुनिक समय में आप मोबाइल पर या बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है थोड़ी वो बात आप दो लोगों के बीच में ही रह जाती है। वह टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से उन्हें सुना जा सकता है, उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है, या उन्हें किसी भी तरह से आपको ब्लैकमेल करने में काम लिया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि इन चीज़ों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो आगे देखें, मंत्रणा का जो समय है मैं वो बता रहा था आपको, दो ही समय हैं अच्छे से, जिसका प्रयोग बड़े अच्छे से कर रहे हैं आजकल के युवा। एक तो ये और दूसरा ये, यानी एक तो दिन का आधा 12 बजे और एक रात के 12 बजे का समय होता है। ये समय बताया है मनु ने मंत्रणा करने के लिए। कारण आप जानते ही हैं इसका, क्या कारण बता रहे हैं मनु? क्योंकि इस समय सामान्य व्यक्ति क्या करता है, एक तो एकांत होता है, सुनसान समय, ठीक है। दूसरी बात, सामान्य व्यक्ति या तो निद्रा लेता है, सामान्य व्यक्ति इस समय आराम करता है। शासक मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। शांति व स्थिरता महसूस करते हैं या शांत होते हैं इस समय। क्योंकि देखो राजा की दिनचर्या जब आगे देखेंगे तो राजा की भी दिनचर्या फिक्स की गई है। राजा को कितने बजे उठना है, राजा को इतने बजे क्या करना है, राजा को क्या शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, इस तरह का फिक्स रहता है कार्य। तो इसलिए राजा के कार्यकाल में मध्याह्न के समय और अर्धरात्रि के समय को रखा ही वार्ता के लिए गया है, क्योंकि इस समय का जो टाइम है वो अन्य समय की तुलना में क्या होता है, अत्यधिक शांत होता है। किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बाहरी और आंतरिक रूप से शांति होती है। 3-4 बजे भी योगी महाराज कई लोग 3-4 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। दोपहर में मैक्सिमम लोग सोते हैं और ऐसे रात को भी मैक्सिमम लोग सोते हैं। तो 12 से 3 के बीच का जो टाइम होता है, या 11:30 से 2:30 बजे का बीच के मान लो, उस समय मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या होती है, सो रही होती है। तो वो टाइम बात करने का सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो ये व्यवधान नहीं पड़ते हैं, शोर शराबा या व्यवधान यहाँ नहीं होते इस समय में, इसलिए इस समय को वार्ता के लिए सबसे बढ़िया माना गया। आगे चले, हम बात कर रहे हैं आवश्यक जो परिस्थितियां हैं उनकी। 3 बातों का ध्यान रखना था हमको। आवश्यक परिस्थितियां देखें, टाइम ध्यान रखें, स्थान देखें, निर्जन एकांत वन या महल हो सकते हैं। किसी पहाड़ की चोटी पर स्थित कोई महल हो, बहुत घने जंगल में स्थित कोई स्थान हो, या बिल्कुल सुनसान रेगिस्तान में कोई जगह हो, वहाँ आप वार्ता कर सकते हैं। अर्धरात्रि का समय होगा। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मंत्र को छुपा लेते हैं तो आप संपूर्ण पृथ्वी को शासक के रूप में भोगने के योग्य हो जाते हैं। आगे चलें, अब हम बात करें किसकी, अन्य आवश्यक चीज़ों की या अन्य आवश्यक नियंत्रण। समय का ध्यान रख लिया आपने, स्थान का रख लिया, अब जो भी बालक रात को जाग कर भी आप वीडियो पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई लोगों को डाउट हो जाएगा कि ये कुछ ऐसा काम कर रहा है जो ये दिन के समय नहीं कर सकते हैं। तो आप संदेह के घेरे में नहीं आए और ऐसे समय पढ़े जब पढ़ते ही हैं सभी। 4 बजे उठकर पढ़ सकते हैं और रात को लंबे खूब देर तक भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। आज के आधुनिक समय में मोबाइल से पढ़ने के लिए शांति जरूरी है पढ़ने के लिए। अब शांति आपको कब फील होती है, ऐसे समय में आप उनका ध्यान रखते हुए पढ़ें। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं उनमें ये कह रहे हैं, एक तो गूंगे
बहरे दोनों भी हो सकते हैं। व्यंग कहते हैं जिसका कोई अंग कम हो या ज़्यादा हो। अत्यधिक वृद्ध, वृद्ध। तोता, मैना, ठीक है। स्त्री, कोई सी भी स्त्री हो। और जैसे व्यक्ति विशेष की बात करें तो शूद्र, व्यक्ति के समक्ष किसी तरह की गुप्त वार्ता नहीं करनी चाहिए। पानी लाओगे मुझे? हाँ, गुप्त वार्ता नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं वे आपके किसी भी राज को राज नहीं रखेंगे, के समक्ष किसी प्रकार की गुप्त वार्ता नहीं करनी चाहिए, के समक्ष किसी प्रकार की गुप्त वार्ता नहीं करनी चाहिए। कारण क्या बता रहे हैं? क्या आधार है इनके इस प्रकार का? क्योंकि आपको पता है ना, तोते की तो आदत पता है ना आपको। तोता किसी चीज़ को सुन लेता है तो उस बात को रिपीट करता रहता है। वो जहाँ जहाँ जाएगा वो उस बात को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो उस रिपीटेशन के कारण क्या होगा कि आपका जो राज है या मंत्रणा है वो गुप्त नहीं रह पाएगी, ठीक है। और जो शेष जो व्यक्ति बच रहे हैं वह अपमानित होने पर, अपमानित होने या प्रशंसा प्राप्त होने पर आपके उस राज या रहस्य को खोल सकते हैं। तो आपको अपने उस रहस्य को बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि आप ऐसे व्यक्तियों के सामने अपना कोई महत्वपूर्ण राज या गुप्त बात कभी भी ओपन नहीं करें। इससे आपकी जो मंत्रणा है उसकी गोपनीयता बनी रहेगी और उस गोपनीयता के बने रहने के कारण आपका वह कार्य एक शस्त्र के रूप में काम आ सकता है। आप जानते हैं ना, आपको ब्लैकमेल कर सकता है कोई भी, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है यदि आपके मंत्र का या आपकी वीकनेस का किसी व्यक्ति को पता लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप उस मंत्र की गोपनीयता बनाए रखें। अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा कार्य हो गया। अब हम प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करेंगे और उस प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं राजा की। राजा का क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, योग्यताएं हमने बात कर ली थी पहले। फिर उसके बाद हम नगरीय और पुरीय प्रशासन का अध्ययन करेंगे और फिर हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा समय गूंगे, बहरे, मूक, बधिर जो होते हैं उन व्यक्तियों को आपको अपने राज नहीं बताने चाहिए। मलेच्छ, रोगी, कोई भी हो सकता है, तोता, मैना, इनके सामने भी अपने राजों को ओपन नहीं करें, क्योंकि ये अपमानित होने या प्रशंसा प्राप्त होने पर आपके राज को खोल देंगे। अर्धरात्रि के समय, निर्जन वन, एकांत समय, कारण आपको पता ही है, सारे अप्लाई करते हैं आप सब राजनीतिक के इस मामले में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को भी इसी समय करें ताकि आपकी पढ़ाई के राज किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं चले। ऐसा नहीं कहूँगा, ज्ञान तो जितना बांटते हैं उतना बढ़ता जाता है, तो ज्ञान बांटिए, बढ़िए, लिखिए, समझिए, सोचिए, विश्लेषण कीजिए और फिर उसका आंसर तैयार कीजिए। नंबर जाएंगे कहाँ? यहीं आएंगे। मैंने कहा जितनी परसेंटेज है इसका मतलब उसको उस विषय में उतनी ही नॉलेज है। तो आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपके नंबर और परसेंटेज भी बढ़ेगी और आपके सोचने की और विश्लेषण करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे अगले टॉपिक में, धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे सारे, बस माइंड में रखते हुए चलिए, ठीक। आगे चर्चा करने वाले हैं उन कार्यों की। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं हमारे मनु की प्रशासनिक व्यवस्था का जो अगला चरण है, हमने अभी तक
चर्चा कर चुके हैं, उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं मनु के मंत्री परिषद की स्थापना कर दी थी, उसके दायित्व, मंत्रणा का समय, मंत्रणा का स्थान या मंत्रणा की मंत्री परिषद की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक प्रणाली, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत राज्य के जो केंद्र बिंदु है वो राजा को माना है। राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का केंद्र बिंदु किसको माना गया है? राजा को। शासक को माना गया। तो शासक के दायित्व हमने पहले चर्चा कर लिए हैं, गुण जो हैं उसके मेन, उनके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया। तो इस शासक के द्वारा या इस केंद्र बिंदु के द्वारा शासन सचिव, अध्यक्षों और कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। तो प्रशासनिक आधार पर प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक भाग तो हो गया पूर्व, राजधानी, ठीक है, कहीं कहीं से नगर के अंतर्गत भी रखा गया। और दूसरा हो गया ग्रामीण या ग्राम प्रशासन। यानी प्रशासन के ये दो महत्वपूर्ण भाग माने गए हैं मनु की प्रशासनिक प्रणाली में या प्रशासनिक शासन व्यवस्था में। पहला तो हो गया पुर या राजधानी और दूसरा हो गया ग्राम। अब देखो पुर के बारे में क्या कहा गया है कि पुर कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। पुर क्या होता है? वृक्ष, घास, वृक्ष घास से हीन ऐसी समतल जो कृषि, सुरक्षा या व्यापार केंद्र के समीपस्थ या व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। राजधानी बनाई जानी चाहिए। यानी आप जानते हैं कि प्रशासनिक स्तर से या प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसा महत्वपूर्ण स्थान जो कि संपूर्ण राज्य के वैभव के प्रतीक के रूप में रखा जा सके या जिसके माध्यम से संपूर्ण राज्य की प्रतिष्ठा को दर्शित या परिलक्षित किया जा सके, ऐसी भूमि पर राजधानी का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो राजा के निवास योग्य ऐसा स्थान जो कि सभी दशाओं या सभी उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करता हो, ऐसा नगर या ऐसा स्थान क्या कहलाता है? पुर कहलाता है। पुर राज परिवार का निवास स्थान भी है, उस राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निवास स्थान भी माना जाता है। अगर राजा किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है तो वह राज्य भी सुरक्षित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे स्थान का चयन किया जाता है जो कि वृक्ष, जल, घास आदि से युक्त हो और जहाँ विद्वान और वीर पुरुष निवास करते हों। विद्वान व वीर पुरुष निवास करते हों।
निवास करते हों। ऐसे स्थान को राजधानी के रूप में विकसित किया जाता है। तो अब ये जो राजधानी है या ये जो पुर है, इसके कार्य करने के लिए या इसकी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जैसे वर्तमान में मेयर है, अगर हम बात कर ले जयपुर में मेयर या महापौर जो है वो किसके लिए काम करेंगे, ये मैं मेयर आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, कहीं आप इस पर लगा लें। एक उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो कि प्रशासन की सभी आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक जानकारियों का क्या करता है, कार्य करता है। अभी उच्च अधिकारी की नियुक्ति की गई है जैसे कि मेयर, जैसे वर्तमान समय में कौन होता है, मेयर, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रजारक्षण करना, प्रजारक्षण, अधिकारियों या कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण, और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने का, भ्रष्ट अधिकारियों को क्या करेंगे, दंडित करेगा। दंडित कर व्यवस्था स्थापित करता है, दंडित कर व्यवस्था स्थापित करता है ये उच्च अधिकारी। कहाँ, राज्यों के नगरों में या पुर में। जैसे कि वर्तमान समय में मेयर जो काम करता है वही काम कौन कर रहे हैं, ये मिस्टर उच्च अधिकारी कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, पुरों के लिए कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, पुर, ठीक है। पुर में कार्य कौन कर रहा है, मेयर जैसा उच्च अधिकारी। और प्रत्येक विभाग का मुखिया बनाया गया है, उस मुखिया के द्वारा, सचिव के द्वारा भी मुख्यतः सचिव क्या करता है, विदेश संबंधों का निर्वहन करता था शिवाजी महाराज के समय। सचिव का महंत, अमात्य, ये सब अलग अलग पद के नाम हैं, लेकिन इन सब का योगदान प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में रहा है। तो पुर के लिए या राजधानी के लिए या जहाँ राजा निवास करता है, जहाँ मंत्रिपरिषद के मंत्री निवास करते हैं, उच्च अधिकारी निवास करते हैं, ऐसे स्थान के प्रशासन का कार्य किसको दिया गया है, एक उच्च अधिकारी को, जो कि वर्तमान में मेयर से साम्यता रखता है और जिसका मुख्य कार्य क्या है, प्रजा का रक्षण करना, जो भी उस पुर में निवास कर रही है उनके कार्यों का निरीक्षण करना, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, और उन्हें दंड देना अगर किसी तरह की वो भ्रष्टाचार का कोई कार्य करते हैं तो, ठीक है। एक भाग तो ये हो गया, और दूसरा भाग हमारा यहाँ है जिसको पुर या राष्ट्र भी कह सकते हैं, मतलब वो तो मैंने वहाँ बताया आपको। ग्रामीण प्रशासन की बात कर रहे हैं अब। जनपद कहते हैं जिले को। वर्तमान में जिसको क्या कहते हैं, जिला। ऐसे भौगोलिक क्षेत्रफल को या भौगोलिक इकाई को उस समय क्या कहते थे, जनपद। जनपद से तात्पर्य क्या हो गया कि वह या ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ निवास करने वाले प्रजा किसी शासक के आदेशों का पालन करती हो। यानी जहाँ तक भी जिस शासक के आदेशों का पालन किया जाता है वह उसके प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पुर तो सर्वाधिक सुरक्षित और छोटा क्षेत्र है, और पुर के अलावा जो क्षेत्र बच गया, यानी जिस सीमा तक, जितना विशाल, जहाँ तक उसके आदेश की पालना होती है, वो सारा उस राज्य के शासक के प्रशासन क्षेत्र में आता है।
यानी पुर की तुलना में बड़ी भौगोलिक इकाई कहलाता है निवास स्थान जनपद। जो वर्तमान में जिले की तुलना की जाए तो जिले से भी बड़े होते थे कई तो, और कई जिलों को मिलाकर एक जनपद का भी निर्माण किया जाता है। यानी 16 महाजनपद आए थे बाद में नंदवंश के समय, ठीक है। महाजनपद इन जिलों से या जनपदों के विशाल रूप को ही क्या नाम दिया गया, महाजनपद कहा गया। तो आप ये ध्यान रखें कि जो इस तरह की कार्यप्रणाली है, अब इसके लिए क्या किया गया, गांवों में बांटा गया इसको, ठीक है। मनु ने इस जनपद के शासन को कई भागों में बांटा। इसको राष्ट्र भी कह देते हैं कई लोग। राष्ट्र को प्रशासनिक दृष्टि से गांवों में विभाजित किया और गांवों के समूह का निर्माण किया। अब ऐसा करने का आधार क्या था कि एक तो जितना काम बांट दिया जाएगा उतना बेहतर होगा। काम को डिवाइड करने के लिए उनको एक गांव, फिर 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम। अब ग्राम का मतलब ग्राम वाला मत कर लेना आप, गाँव, ग्राम का मतलब होता है गांव। जिस ग्राम की हम बात करें वो है गांव। तो 10 गांव, 20 गांव, 100 गांव और 1000 गांव का एक एक समूह बना दिया गया। और प्रत्येक गांव के समूह का जो रक्षक था वो क्या कहलाता था, रक्षक। प्रत्येक गांव का जो मुखिया था या जवाबदेह जो अधिकारी था उसको क्या नाम दिया गया, गांव के समूह का क्या किया गया, निर्माण। 1 ग्राम का समूह, 10 ग्राम का समूह, 20 ग्राम का समूह, ऐसे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 100 गांव का समूह और फिर हो गया 1000 गांव का समूह। प्रशासनिक आधार पर विभाजन। प्रत्येक निम्न समूह अपने उच्च समूह के प्रति जवाबदेह था। यानी ये जो वर्ग है, ये जो डिवाइडेशन किया गया है, तो ये उत्तरोत्तर ये इसके प्रति जवाबदेह हैं, ये इसके प्रति जवाबदेह, ये इसके प्रति जवाबदेह, ये इसके प्रति जवाबदेह, और ये अंतिम रूप से मंत्रिपरिषद के, और मंत्रिपरिषद अंतिम रूप से शासक के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ने के साथ दायित्वों में और कर्तव्यों में भी क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो ये ध्यान रखें, गाँवों को इस आधार पर डिवाइड कर दिया गया था। आगे चलें, अब अभी क्या कार्य करते थे ये, इसको देखेंगे। गांव के प्रशासनिक मुखिया को रक्षक का नाम दिया गया। मुखिया को रक्षक का नाम दिया गया। क्या कहते थे इस पोस्ट को, क्या रखा गया, रक्षक कहलाता था, रक्षक, ठीक है। रक्षक का नाम दिया गया। तो ये इस तरह का देखो वर्गीकरण किया गया है
छोटे स्तर पर वो आराम से कर लेगा, एक एक गांव को किया जाएगा रक्षक के द्वारा व्यवस्थित। तो ऐसे ही 10 गाँव के ऊपर एक मुखिया रख दिया जाएगा, वो इन 10 गाँव का ध्यान रखेगा। 10 गाँव का ध्यान रखने का मतलब जो 10 रक्षक आएंगे उन रक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करेगा। और वे फिर उसके ऊपर जो आएगा वो 20 गाँव वाला, फिर 1000, 100 और फिर 1000 गाँव। इस प्रकार के काम किए जा रहे थे। अब देखें आप इसमें इसके क्या कार्य थे रक्षक के। किसके? रक्षक के। पहला काम तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही था, गांवों से कर संग्रहण करना, कर इकट्ठा करना तथा उसे राजा तक पहुंचाना या राजकोष तक पहुंचाना। ठीक है, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? राजकोष में संग्रह करके कर को इकट्ठा करना, राजकोष तक उसको पहुंचाना। दूसरा, गांव में शांति व सुरक्षा की स्थापना करना या उसे बनाए रखना। ठीक है, तीसरा काम क्या था? अपने गांवों की प्रशासनिक सूचनाओं को उच्च अधिकारी तक पहुंचाना, जस्ट ऊपर जो है वहां। ठीक है, यानी एक गांव वाला कहाँ जाएगा? 10 गांव वालों के पास, जो अधिकारी है 10 गांव के ऊपर वाला उसके पास जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह का जो वर्गीकरण किया गया है ताकि राज्य में होने वाली शांति या अशांति या भविष्य में होने वाले विद्रोह के प्रति ये गांव का जो रक्षक है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता, या वो लगाएगा भी तो एक गांव की सीमा तक लगाएगा। तो वह अपने से उच्च अधिकारी को ये सूचनाएं पहुंचाता है। तो वहाँ बैठा हुआ जो अधिकारी है वह 10 गांवों से आने वाली सूचनाओं का अध्ययन कर अंदाज़ा लगाएगा कि उसमें उस राज्य में या उस गांव में या उस प्रशासनिक व्यवस्था में राजा के प्रति किसी प्रकार का कोई विद्रोह खड़ा होने की संभावना तो नहीं बन गई है, या भविष्य में किसी प्रकार की कोई अशांति की व्यवस्था का निर्माण तो नहीं होगा। तो वो तभी होगा जब ये जो रक्षक हैं ये अपने उच्च अधिकारी तक वे सभी आवश्यक सूचनाएं पहुंचाएंगे जिनका दायित्व उन अधिकारियों या रक्षकों को दिया गया है, और उनका विश्लेषण किया जाएगा ऊपर वाले अधिकारी के द्वारा, और उस विश्लेषण के किए जाने के बाद निष्कर्ष निकाले जाएंगे, और निष्कर्ष निकाले जाने के बाद ही किसी प्रकार का आदेश वहाँ उपस्थित प्रशासन के द्वारा ग्रामीण अधिकारियों को दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे गांव की प्रशासनिक व्यवस्था या मनु की प्रशासनिक व्यवस्था का हमने अध्ययन किया। आप ये देखिए कि मनु ने मुख्य तौर पर इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विवेचन नहीं किया है, या किया है सीमित मात्रा में विवेचन करने का काम किया। अब आगे चलें।
आगे जो बात चल रही है वो बात चलेगी अब इन पर नियंत्रण की। क्या ये अनियंत्रित हैं, क्या ये स्व प्रेरणा से या स्व नियंत्रण से काम कर रहे हैं, या इन्हें किसी प्रकार के नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है, या विवादों का निपटारा बिल्कुल निष्पक्ष नीति से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं अब शासक पर नियंत्रण की। देखिए, शासक पर नियंत्रण से हमारा तात्पर्य है कि शासक क्यों जरूरत है, शासक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। अर्थात अंतिम दायित्व किसका है, अंतिम दायित्व शासक का या राजा का है। ठीक है, यदि शासक अनियंत्रित होगा तो प्रशासन भी अनियंत्रित क्योंकि हमारे यहाँ ये कहावत प्रचलित है, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, इसलिए राजा को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए उस पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, और वह नियंत्रण है नैतिक या धार्मिक आधार पर नियंत्रण, या सैद्धांतिक भी जिसको कहते हैं, या और दूसरा है संस्थागत नियंत्रण। नैतिक व सैद्धांतिक नियंत्रण। ठीक है, सेकंड है संस्थागत नियंत्रण। संस्थागत नियंत्रण। ठीक है, अब नैतिक और सैद्धांतिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है धर्म और दंड नीति। जो कि इनकी संप्रभुता के भी आधार हैं। ठीक है, और संस्थागत नियंत्रण के अंतर्गत आता है मंत्री परिषद। तो आप देखें इसको, लौकिक और पारलौकिक उद्देश्यों के मध्य नियंत्रण स्थापित करते हुए
राजा को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए जिससे कि वह अपने पारलौकिक उद्देश्य या लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। यानी राजा का धर्म क्या है? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कार्यों को करना या ऐसे कृत्यों को करना जिसके द्वारा उसे अपने पारलौकिक लक्ष्य की क्या हो सके? प्राप्ति हो सके। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह राजा राजत्व के पद से क्या होगा? गिर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि राजा का धर्म है प्रजा के कल्याण, रक्षण आदि कार्यों को करते हुए अपने मोक्ष की क्या करना? प्राप्ति करना। और राजा अगर अपने कार्यों या दायित्वों के निर्वहन में इस प्रकार योग्य नहीं रहता है या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो पिछड़ जाता है तो उसे राजत्व के पद से गिरा हुआ मान लिया जाता है और वह अपने पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो हम चले आगे। तो धर्म, मनुस्मृति ने धर्म को क्या बताया है? लौकिक और पारलौकिक दोनों पक्षों को नियंत्रित करना। पहला है अपना नैतिक व सैद्धांतिक नियंत्रण, और इसके अंतर्गत पहला है धर्म। तो मनु के अनुसार शासक को लौकिक का मतलब समझ गए आप? लौकिक व पारलौकिक या परालौकिक उद्देश्यों या कार्यों में संतुलन बनाना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि जो हमारा जो उद्देश्य है वह दोनों पक्षों को संतुलित करने का है कि आप इस लोक में किए गए कार्यों को करते हुए मोक्ष को प्राप्त करिए। क्योंकि ये दोनों पक्ष एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इन दोनों पक्षों के लौकिक व पारलौकिक उद्देश्य एक दूसरे के सहवर्ती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या सहवर्ती हैं। अतः शासक को सांसारिक कार्यों को यानी लौकिक, इसको और क्या कहते हैं? लौकिक कार्य भी कह सकते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए पूरे करने चाहिए जिससे कि वह अपने पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। पारलौकिक लक्ष्य मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सके। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिसको मोक्ष पाना होगा वो अपने धर्म का क्या करेगा? पालन करेगा। राजा के धर्म का पालन करेगा, वैश्य के धर्म का पालन करेगा, और जो ब्राह्मण है ब्राह्मण के धर्म का पालन करेगा, शूद्र के धर्म का पालन करेगा। अगर उसे बार बार जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वह इस प्रकार अपने लौकिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब दोनों में आपस में इतना संबंध है। और अगर नहीं करना है, अगर वह अपने इन धर्म में असफल हो जाता है तो वह किसी भी हालत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी
तो वह या उसकी आत्मा जीवन भर भटके